हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है लक्की व्यास शर्मा। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण टॉपिक समास पढ़ेंगे। समास के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हो, तो चलो हम समास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समास का अर्थ, समास विग्रह, समास रचना और समास के प्रकार, भेद, उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समास का अर्थ पढ़ते हैं। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण है। समास का तात्पर्य क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जो हिंदी व्याकरण है हमारे, उसमें समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी कि बड़े शब्द को छोटे रूप में बताना या छोटे रूप में पढ़ना। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, जो नया छोटा शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, अब हम समास का एक उदाहरण देखते हैं। रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ये बहुत लंबा शब्द है। ये अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, बहुत लंबा शब्द है। इसका एक छोटा शब्द बनाते हैं अपन, रसोई घर। रसोई के लिए घर क्या होता है? रसोई घर। वैसे ही राजा का पुत्र, ये भी लंबा है। इसे हम छोटा रूप बनाते हैं, छोटा शब्द बनाते हैं, तो उसमें उसका होता है राजपुत्र। राजा का पुत्र, राजपुत्र। वैसे ही हम समाज रचना। समास रचना में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। ये दो पद होते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है, जो नया पद बनता है, इन दोनों से पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों से जो समस्त पद बनता है वो पद कहलाता है। समस्त शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। इनके उदाहरण अपन देखते हैं। रसोई के लिए घर, रसोई घर, इसके अंदर पूर्व पद है रसोई और उत्तर पद है घर। रसोई के लिए घर, इसका एक ये समस्त शब्द है, ये सब अलग अलग शब्द है, इसका एक पद बना रसोई घर। रसोई एक शब्द है, के अलग शब्द है, लिए अलग शब्द है और घर अलग शब्द है। इन सब का एक पद बना है, वो है रसोई घर। ठीक है स्टूडेंट, हमने अब समास की रचना पढ़ी है, समास का अर्थ पढ़ लिया। अब हम समास विग्रह पर आते हैं। समास विग्रह तो आपको करना आता ही होगा, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। दो शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, जब दो शब्द होते हैं उनके बीच का जो संबंध होता है उन्हें स्पष्ट रूप से बताना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि है राजा का पुत्र, राज प्लस पुत्र, राजपुत्र। राजपुत्र कौन है? राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन है ना समास भेद। समास के प्रकार, समास के भेद पढ़ते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, उसमें से पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, वही तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है दीर्घु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। पहला समास में पहला हम पढ़ते हैं अव्ययभाव समास। इसमें प्रथम पद अवयव होता है। इसे अवयव पद का प्रारूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलना है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। अव्ययभाव समास में पहला जो पद होता है वो प्रधान होता है और इस पद के अंदर लिंग, कारक या फिर कारक, वचन, ये सब नहीं बदलता है। जो पद होता है वो पद वैसा कहा वैसा ही रहता है। उदाहरण के लिए अपन देखेंगे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसके अंदर ना कारक है, ना वचन है, ना लिंग है, जैसा है वैसा का वैसा है। दूसरा है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तीसरा उदाहरण अपन लेते हैं आजन्म, जन्म से लेकर। चौथा उदाहरण है आमरण, मृत्यु तक। ठीक है, और नेक्स्ट समास इसमें पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन, परिभाषा। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक, सपादान कारक, अपादान कारक, ये सब कारक
इनमें जो चिन्ह होते हैं ना उनका लोप होता है, जैसे कि के, का, से, द्वारा, लिए, इन शब्दों का लोप होता है, ये शब्दों का प्रयोग होता है जिस समास में, वो समास तत्पुरुष समास कहलाता है। हम तत्पुरुष समास का उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मन चाहा, मन से चाहा, से कारक, मन से चाहा। दूसरा है धनहीन, धन से हीन, से ये भी कारक है। विद्यालय, विद्या के लिए कारक चिन्ह है, के लिए क्या है, कारक चिन्ह। चौथा है पाप मुक्त, पाप से मुक्त, से एक कारक चिन्ह है। पांचवा है राजपुत्र, राजा का पुत्र का एक कारक चिन्ह है। तीसरा है कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा देखते हैं। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर बनते हैं, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे आसान रूप से इसकी परिभाषा होगी, इस समास का प्रथम पद उत्तर होता है और इस समास में किसी शब्द का किसी को लेकर विशेष्य, विशेषण, उसकी विशेषण बताना, उसकी विशेषता बताना, उसका उपमेय, उसे उपमा देना, उपमेय देना, ये सब कर्मधारय समास में आता है। इसका हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण है चरण, कमल, कमल के समान चरण। इसके अंदर कमल के समान चरण, यानी कि इसके अंदर विशेषता बता रहा है कि कमल के समान चरण है, जिसके कमल के समान चरण है। उपमा दे रहा है किसकी, कमल की उपमा दे रहा है। ये चरण को किसकी उपमा दे रहा है, कमल की उपमा दे रहा है। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, विशेष्य क्या बता रहा है, कमल के समान उसके चरण है। नील गगन, नीला है जो गगन, इसमें उपमा किसकी दे रहा है, गगन की, किसकी, नीला। विशेष्य क्या बता रहा है इसका, नीला। वैसे ही तीसरा है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, इसमें उपमा किसकी दे रहा है, चंद्र के समान मुख, यानी उपमा वो चंद्र की दे रहा है कि आपके चंद्र के समान मुख है जिसका। वैसे ही चौथा उदाहरण इसमें है महादेव, महान है जो देव महान है, इसके अंदर उपमा ये महान की दे रहा है। इसी पांचवा है नवयुवक, नव है जो युवक नौजवान है, किसकी उपमा दे रहा है, नौजवान की उपमा दे रहा है युवक को। तो जिसके अंदर विशेषण, विशेष्य, उपमा, उपमेय हो, वो समास कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास का पूर्व यानी पहला पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर हमें पूर्व पद ही संख्यावाचक दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी उसमें उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ प्रतीत होता है, तो वहाँ द्विगु समास होता है। इसका पहला उदाहरण है नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। इसमें पहला पद है नौ एक संख्यावाचक है, तो 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, दो संख्यावाचक है, इसका पहला पद संख्यावाचक हुआ। दोपहर, दो पहरों का समाहार, दो पैरों का समूह, दो पहरों का समाहार। दो क्या हुआ, संख्यावाचक हुआ। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, इसके अंदर 3 क्या हुआ, संख्यावाचक हुआ। चौथा है त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार, 3 लोगों का समाहार, 3 लोगों का समूह, इसमें 3 संख्यावाचक होता है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास है। नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ते हैं द्वंद्व समास। 5वां समास है इसमें द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ये दोनों एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे पद के एकदम विपरीत होते हैं। इनका विग्रह करने पर और, अथवा या एव का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद एक दूसरे से विपरीत होते हैं। जैसे कि सुख, सुख का विपरीत हुआ दुख, विलोम शब्द हुआ दुख, एकदम विपरीत। वैसे ही ये दोनों शब्द एक दूसरे से विपरीत होते हैं। इनका विग्रह करने पर अथवा या एव और इनका प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण जल वायु, जल और वायु, जल और वायु, जल के एकदम विपरीत हुआ वायु। इसके अंदर और का प्रयुक्त हुआ है, ये हुआ
और का द्वंद्व समास। दूसरा है अपना पराया, अपना पराया, अपना का विलोम शब्द हुआ पराया, एकदम विपरीत, तो ये वो अपना या पराया द्वंद्व समास हुआ। पाप पुण्य, पाप इसका विलोम शब्द होता है पुण्य, पाप और पुण्य। जिस तरह हम विलोम शब्द देखते हैं उसमें द्वंद्व समास में हमें ये देखना है कि ये शब्द एक दूसरे से विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं एक दूसरे के, वहाँ द्वंद्व समास होता है। उसी तरह छठा होता है बहुब्रीहि समास। दीर्घ समास और बहुब्रीहि समास देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं बट वो अलग अलग होते हैं। बहुब्रीहि समास की परिभाषा देखते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। दीर्घ समास में क्या देखा था हमने, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दीर्घ समास में क्या देखा था, संख्यावाचक पद होता है, पर इसके अंदर भी संख्यावाचक ही होता है, लेकिन दीर्घ समास के अंदर तीसरा पद नहीं बनता है। पर बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद बनता है और वो तीसरा पद होता है प्रधान। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये एकदम दीर्घ समास के जैसा ही होता है बट थोड़ा अलग होता है उससे। उदाहरण देखते हैं बहुब्रीहि समास का। पहला उदाहरण है गजानन। गज का आनंद है जिसका, क्या आया, गज का आनंद है जिसका, किसका होता है, गणेश महाराज, गजानन जी, तो गजानन। दूसरा इसमें होता है दूसरा उदाहरण है त्रिनेत्र। तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र किसके होते हैं, शिव जी का, इसमें एक इसको शिव जी को, तीसरा पद क्या बन रहा है, शिव जी। गजानन, इसका विग्रह करने पर तीसरा पद बना है, इसका पद, विग्रह नहीं बोल रही हूँ, पद बोल रही हूँ, पद बना है गणेश। तीन नेत्र हैं जिसके, क्या हुआ, शिव जी। तीसरा उदाहरण नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है, महादेव जी का है, तो ये महादेव जी, शिव जी, ये एक पद बना, तीसरा पद बना और ये तीसरा पद प्रधान होता है। वीणा पाणी। वीणा है जिसके हाथ में, किसके हाथ में वीणा होती है, सरस्वती के, ये तीसरा पद बना है सरस्वती, ये तीसरा जो पद बना है सरस्वती, ये प्रधान होता है। तो हमने आज समास के बारे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा हमने, आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा संधि होगा अगले वीडियो में।